आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं गेट 2024 मेजरमेंट 2 मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन फ्रॉम द एसी ब्रिजेस। एसी ब्रिज टॉपिक पढ़ा है ना हमने मेजरमेंट फुल कोर्स के अंदर, जिसमें हमने मेजर किया है एसी ब्रिज कॉन्सेप्ट के थ्रू इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, अलग अलग हमने ब्रिज देखे हैं। यदि आपको पता हो तो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, हेइस ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, और भी कुछ ब्रिजेस हमने पढ़े हैं। और ब्रिज का यदि नॉलेज हो तो एक क्वेश्चन आपके लिए एकदम अगेन तश्तरी में रखा गया लड्डू है, लेकिन शर्त तो है भैया कि टॉपिक बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है। आपको पता है कि कभी कभी टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद भी क्वेश्चन को इतना घुमा दिया जाता है कि ऑप्शन नहीं बन पाता है। भैया उस लेवल का क्वेश्चन तो नहीं है ये। इस क्वेश्चन में आईआईटी सबसे सिर्फ एक चीज चाहता है, और वो ये कि यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आओ, लगाओ, आंसर निकालो और निकल लो पतली गली से। चलिए फिलहाल हम पतली गली में चल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है गेट 24, क्वेश्चन नंबर ओरिजिनल सीक्वेंस 39। इफ द ब्रिज सर्किट इज शोन इन द फिगर, हमेशा ब्रिज बेचारा बैलेंस ही मिलेगा, क्योंकि हमने जो भी पढ़ा है बैलेंस ब्रिजेस के लिए ही पढ़ा है, इजंट इट? if ब्रिज बैलेंस है ही नहीं तो मेजरमेंट है ही नहीं, क्योंकि ब्रिज के पीछे तो कहानी ही सेम है, सिंपल है। ब्रिज बैलेंस होना तभी जाके आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ आर एंड सी रिस्पेक्टिवली। इस ब्रिज को जैसे ही आप देखते हो आप पाते हो सर आपने तो सारे ब्रिजेस हमने को एकदम दिमाग खोपड़ी में फिट करवा दिए थे जब हमने ब्रिजेस पढ़े कि कौन सा ब्रिज कैसा। आप भूलो नहीं, उस हिसाब से हमने फ्लो में चीजों को याद करवा दिया था। इसको देखते ही आपका दिल बोलेगा कि सर ये तो हेज ब्रिज है। अच्छा जी, यदि ये हेज ब्रिज है तो हेज ब्रिज से हम क्या मेजर करते थे बाबू? सर हेज ब्रिज जो है ना वो इंडक्टेंस को मेजर करता था। अच्छा, इंडक्टेंस को मेजर करता था? ये किसी इंडक्टर के क्वालिटी फैक्टर को, हाँ सर जनरली जो बात आ रही है वो क्वालिटी फैक्टर को मेजर करने की आ रही है। सर क्वालिटी फैक्टर किसका मेजर होता है? कॉइल मतलब समझ लीजिए आर एंड एल जहां पर मौजूद है ना। आर तो बेचारा हमेशा मौजूद होगा, लेकिन उसकी यदि कॉइल बना दी सो देयर इज द इंडक्टेंस ऑल्सो। उस कॉइल के क्वालिटी फैक्टर को मेजर करने के लिए हेज ब्रिज यूज होता था। सर हेज ब्रिज में तो एक और चीज हमने पढ़ी थी, और वो क्या थी कि क्वालिटी फैक्टर क्यू ग्रेटर देन 10 के लिए ही हेज ब्रिज कर रहा था काम। इसके पहले जब हमने मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज पढ़ा था ना, तो क्वालिटी फैक्टर लेस देन 10 को ही मेजर कर पा रहा था। हेज ब्रिज जब हमने पढ़ा तो सर आपने बताया था कि ये क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 के लिए मोस्ट यूजफुल ब्रिज है। ये बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ने के बाद इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, और मजे की बात यह कि वो फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट करने के तरीके हमने आपको दे दिए थे क्या, ताकि आप भूलो नहीं। लेकिन मान लो भूल जाओ एग्जामिनेशन में, तो उस केस में भी हमने आपको बताया कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। यदि ब्रिज बैलेंस है तो इसका इंपिडेंस मैंने मान लिया, ये Z2 मान लिया मैंने, ये Z3 मान लिया। सो कौन सी कंडीशन? बैलेंस वाली कंडीशन में Z1 गुना Z4 इज इक्वल टू Z2 गुना Z3 होता है, ये हमें पता है। अब चक्कर क्या है कि फॉर्मूला यदि याद है तो इस क्वेश्चन को करने में आप 3 मिनट के अंदर इसको फोड़ दोगे। 3 फॉर्मूला यदि याद नहीं है तो आप निकाल लोगे बाय दिस, 4-5 मिनट डाउन कर लोगे। इससे क्या होगा, फॉर्मूला यदि रट लिया है, मेहनत तो करना है ना भैया। अब गेट का एग्जाम तो सिर्फ एक साल की मेहनत कर लो, दिमाग में रट लो, डाल लो, उसके बाद भूल जाना। पीएसयू चले जाओगे तो कौन पूछेगा आपसे? आपका दोस्त, क्यों रे हेज ब्रिज का फॉर्मूला पता है क्या? ऐसा कोई पूछेगा क्या? आप बोलोगे नहीं पता, तो बोलेगा अरे यार तो फिर तू इस पीएसयू में क्या कर रहा है, ऐसा तो बोलेगा नहीं। वो बोल दे तो आपको फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, लेकिन उस पीएसयू में जाने के लिए हेज ब्रिज का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जाने के बाद हेज का कोई मतलब नहीं। समझ में आ रही है बात मेरी? ओके सर, आपने फॉर्मूला कैसे रटवाया था, क्या दिमाग में फिट करवाया था? मैंने आपको स्टैंडर्ड ब्रिज दिया, हेज ब्रिज दिया कि यहाँ आर है, यहाँ एल है, ये रेजिस्टेंस है,
ये भी रेजिस्टेंस है। हेज ब्रिज में क्या होता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इन सीरीज आ जाते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। इसको R1 नाम देते हैं, L1 नाम दे, R2, R3, ये R4 हो गया और ये C4 हो गया, ठीक है। यही ब्रिज था ना हमारा, सिमिलर टू दिस हेज ब्रिज। अभी इसमें हमने फॉर्मूला आपको याद करवाया था R1 और L1 दोनों को याद करने का। R1 का फॉर्मूला दिया था, L1 का फॉर्मूला दिया था। महत्वपूर्ण है L1। सबसे पहले L1 सीखते हैं। L1 L1 जैसे ही करेंगे, अपोजिट ब्रांचेस को तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, R2 R3 को बड़े आराम से। यहाँ पे C4 भाई साहब आ गए उठ के, लाइक दिस। नीचे क्या था, 1 प्लस ओमेगा C4 R4 और उनका स्क्वायर। बस कहानी खत्म। ये फॉर्मूला हमने आपको याद करवा दिया। कैसे, L1 अपोजिट वन का रेजिस्टेंस, C4 जब भी कैपेसिटेंस होता है तो 1/C4 होता है। 1/C4 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो C4 अपोजिट साइड पहुंच जाएगा, आपको पता है। यहाँ से यदि आप R1 भी देखेंगे तो R1 मैंने आपको क्या सिखाया था, अगेन अपोजिट ब्रांचेस का रेजिस्टेंस R2 R3, यहाँ पे R4 भाई साहब और आ जाएंगे और साथ में ओमेगा C4 के स्क्वायर को लाएंगे, लाइक दिस। और डिवीजन में वही जो यहाँ है, ओमेगा C4 R4 और उसका स्क्वायर, इजंट इट। ये R1 का फॉर्मूला हमने दिया। हमने आपको हेज ब्रिज जब आप पढ़े तो एक और बात बताई, और वो ये महाशय कि सर क्वालिटी फैक्टर होता है किसी भी कॉइल का ओमेगा L1 अपॉन R1, इजंट इट। ये है ना आपकी कॉइल जिसका कि आपको क्यू फैक्टर पता करना है। लेकिन मजे की बात ये होती है कि जो भी कॉइल है ना आपको उसका R1 पता है ना उसको L1 पता है आपको। तो क्वालिटी फैक्टर हमने ये भी देखा ना फिर तो सर, ओमेगा C4 R4 1 अपॉन ओमेगा CR। आप इस ब्रिज में इन दोनों पैरामीटर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता है दोस्त, इन दोनों के आधार पे आप उस कॉइल का इंस्ट्रूमेंट क्यू फैक्टर लेके आ रहे हो जिसका L1 R1 के बारे में आपको पता ही नहीं। सो हेज ब्रिज के अंदर हमने ये भी पढ़ा ना मित्र, यस और नो। सो यहां से दोनों चीजें यदि आप बराबर कर दो तो आपके लिए चीजें थोड़ी और आसान हो जाएंगी, इजंट इट। अच्छा, यहां से Q की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C4 R4 यदि आप मान लो, तो काम करते हैं L1 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओमेगा C4 R4 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन Q। सो L1 इज इक्वल टू R2 R3 C4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई Q का स्क्वायर। आप समझ रहे हो इस बात को। अब हमने यहाँ पे बोला कि Q ग्रेटर देन 10, और जनरली जैसे लाइक 100 वैल्यू 200 वैल्यू, इसके लिए आप मेजरमेंट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो L1 इज इक्वल टू R2 R3 गुना C4। बात समझ में आ रही है। L1 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 1 हेनरी दी है, आपने डाल दी। इसकी वैल्यू 1000, इसकी वैल्यू 1000, 10 to the power 6 गुना C की पावर 4। सो जो आपका C4 है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोफेराड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द हेज ब्रिज। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन में ये व्यवस्था कहाँ कहाँ है कि अप्रोक्सीमेटली कैपेसिटेंस C4 को वैल्यू होनी चाहिए, C की वैल्यू होनी चाहिए 1 माइक्रो हेनरी, सर माइक्रोफेराड। क्या इसमें है? नहीं है सर। क्या इसमें है? नहीं है सर। इसमें है 1 के आसपास? यस सर। क्या इसमें है? नहीं। आप आंसर लेके आ गए जी, सड़ी सी कहानी, आंसर लेके आ गए। लेकिन मान लो कहानी ये होती कि दो ऑप्शन में 1.01 माइक्रोफेराड, फिर हम कंक्लूजन पे जाते रेजिस्टेंस फाइंडिंग के लिए। रेजिस्टेंस फाइंडिंग के लिए क्या करेंगे, जो हमने L1 के लिए किया वो हम यहां करने की कोशिश कर रहे होंगे, इजंट इट। इसकी वैल्यू 1 अपॉन वाली Q कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे। R1 इज इक्वल टू R2 R3 R4 ओमेगा C4 एंड दिस। अब हम मान के चल रहे हैं हमारे पास C4 की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू 5000 है, वहां से R1 निकलेगा। चलो निकाल के देखते हैं ना यार, बहुत टाइम है अपने पास। अभी एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम नहीं होगा, अभी बहुत टाइम है बेटा। ढेर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ ले, सीख ले, समझ ले, प्रैक्टिस कर ले, दिमाग में बिठा ले, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा,
खत्म कर देना कहानी, ठीक है। ओके, फिर पीएचयू में बैठ के छापना या फिर एमटेक में आईआईटी में पहुंच के ढेर सारी रिसर्च करना। ओके, मजा खत्म, जोक सपाट। अब हम आते हैं R1 फाइंडिंग पे। चलिए, R1 इज इक्वल टू, ये 1/q इसको छोड़ दूं, समझ गए बात को। R2 यानी कि वही 10 की पावर 6 आगे बढ़ा। R4 हमें फाइंड करना है। R1 की वैल्यू दी हुई है 500, तो 500 ये मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, दिस इज 500। ओमेगा की वैल्यू है 5k है, सो 5k गुना इसको 1 माइक्रोफेराड इन 10 टू द पावर -6 और उसका स्क्वायर कर दिया गया है। कोनो आपत्ति है तो दर्ज करवा दीजिए। R4 फाइंड करना है, R2 R3 एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर। सो 500 फिलहाल के लिए लिख रहा हूं मैं, 10 की पावर 6 में स्टोर करके चल रहा हूं। R4 ये केस ने इसको उड़ा दिया तो 10 टू पावर -3 ही बचा। सो 5 की पावर 3 गुना 10 की पावर -6 हो जाएगी, बिकॉज -3 2 टाइम्स -6 हो गई, इजंट इट साहब। अब क्या, अब ये दोनों उड़ाइए ना जी। R4 की वैल्यू इतनी कम कैसे आ गई। सो R4 इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 125 आ रहा है। ये तो बहुत कम वैल्यू है। ऑप्शंस में क्या है हमारे पास, तो तकरीबन 20 ओम तो होनी चाहिए ना वैल्यू। सो क्या मिसिंग हो गया यहाँ पर, C4 की वैल्यू माइक्रो में है, ये मैंने लिख ली। 5 के वैल्यू, अच्छा पंगा ये हो गया, ये क्यूब कहाँ से लिख दिया मैंने, क्या चल क्या रहा है ये, मरवाओगे क्या भाई। हाँ जी, हो जाता है एग्जामिनेशन में, आप लोगों से होता होगा ना, तो अभी करेक्ट कर लेना बेटा, बिकॉज अभी समय है, बाद में समय नहीं होगा। आप सोचोगे एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले आप मिस्टेक्स पे काम कर लोगे, नहीं होगा, अभी करो अभी। ओके, लेट्स कम ओवर हियर। अब हम इसको 125 से डिवाइड नहीं कर रहे होंगे, हम इसको 25 से डिवाइड कर रहे होंगे। 25 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली नहीं, यहाँ तो एग्जैक्ट आएगा बट वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली की कहानी, बिकॉज ये जो भी एजम्पशन है ये खुद अप्रोक्सीमेटेड आंसर है। तो अब हम आपके लिए आपके समक्ष दोनों की वैल्यू पेश कर चुके हैं। ऑप्शन सी इज माय आंसर, 2 नंबर पकाएंगे। यदि आपको मेजरमेंट पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, एसी ब्रिजेस को बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है, हेज ब्रिज के बारे में आप जानते हैं, फॉर्मूला यदि आपके दिमाग में हो तो बहुत अच्छा, ना हो निकाल लीजिएगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, तीसरी बात, आईआईटी क्या चाह रहा था, आईआईटी आपसे क्या चाह रहा था, सिंपल सी बात है बेटा, आपको हेज ब्रिज पता है कि नहीं पता है, यदि पता है तो उठाइए पेन एंड पेपर एंड लाइए क्वेश्चन, बस आईआईटी का मकसद और कुछ नहीं था। एक और मकसद ये था डराने का, तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था ये, इसके नीचे बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, डर लग जाता है कि यार क्या आंसर होगा। डरने की कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है ना, तो कतई डरने की बात नहीं है भैया, सारे आंसर आएंगे, प्रॉपर आएंगे, बेहतरीन तरीके से आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जामिनेशन में आप इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको मिल गए ना तो फोड़ दोगे भैया। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिख के आना। पीएसयू आपके इंतजार में है, आईआईटीज आपके इंतजार में है। आई डोंट थिंक सो कि इनके अलावा आपका कोई और लक्ष्य होगा गेट एग्जामिनेशन को लेकर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।